मंत्री जी, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न घूम रहा है, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे महाराज, तो इसमें हैरानी कैसी? आप जल्दी से हमें बताइए, आपके मन में ऐसा क्या प्रश्न चल रहा है? मंत्री जी, मेरा प्रश्न यही है कि मछली जल में रहती है लेकिन पानी कब पीती है? राजा का यह प्रश्न सभी को चौंका देता है। मछली जल में रहती है लेकिन पानी कब पीती है? लेकिन महाराज, ये कैसा सवाल है? आखिर कोई व्यक्ति ये कैसे बता सकता है कि मछली पानी में रहकर पानी कब पीती है? नहीं नहीं मंत्री जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी व्यक्ति इसका जवाब दे दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है, यदि कोई भी व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर दे दे तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे, और यदि राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो राजा उसे कारागार में डाल देंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है खुद को अमीर बनाने का। आखिर मैं भी चलकर देखता हूँ कि राजा क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजा की यह घोषणा सुनकर राज्य के कई सारे लोग राज दरबार में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, क्या आप भी राजा का सवाल बताने के लिए आए हैं? हाँ हाँ भाई, मैं भी राजा का सवाल जानना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो अपने आप को विद्वान क्यों कहते हो? सैनिकों, इन सबको कारागार में डाल दो। बोलिए महाराज, आपका क्या सवाल है? मैं आपको अपना प्रश्न बताऊंगा, उससे पहले आपको मेरी शर्त से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। महाराज, मैं आपकी शर्त से भली भांति परिचित हूँ। बोलिए महाराज, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल यही है कि मछली पानी के अंदर रहती है लेकिन वो पानी कब पीती है? अरे महाराज, ये कैसा सवाल है? आखिर ये कोई कैसे बता सकता है? महाराज, आपका ये सवाल उचित नहीं है। क्या बोला? ये सवाल उचित नहीं है? एक राजा की बात की निंदा कर रहा है। सैनिकों, इस दुष्ट को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री जी, आखिर कोई भी व्यक्ति हमारे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? महाराज, क्या बताऊं, ये सवाल ही इतना विचित्र है कि कोई व्यक्ति इसका उत्तर दे सके। मंत्री जी, अब तो एक ही व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे सकता है। बोलिए महाराज, वो व्यक्ति कौन है? हम अभी उस व्यक्ति को बुला कर लाते हैं। मंत्री जी, उस व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति हमारे पास ही मौजूद है। मंत्री जी, वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप ही हैं। मैं? लेकिन महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ? मंत्री जी, अब तो आपको ही इस सवाल का जवाब देना होगा, और यदि जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी संपूर्ण जीवन का कारावास सुना दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर मंत्री हैरान रह जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं महाराज, कहीं नहीं। ठीक है, यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे 1 महीने की मोहलत देनी पड़ेगी। ठीक है मंत्री जी,
मैं आपको पूरे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं जाइए, जो भी करना चाहते हैं वो करिए, बस मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या बात है पिताजी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गया हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन पिताजी क्या हुआ? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? बेटा, राजा का एक प्रश्न है जिसका जवाब मुझे देना है, और यदि जवाब नहीं दे पाया तो राजा हम सभी को जीवन भर के लिए कारागार में डाल देगा। पिताजी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप ही नहीं दे पा रहे? बेटा, राजा का सवाल है कि मछली जल में रहती है लेकिन पानी कब पीती है। यदि कोई व्यक्ति इसका जवाब दे दे तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि जवाब नहीं दे पाया तो उसे संपूर्ण जीवन के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, इस सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटा, कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो आखिर कोई व्यक्ति इसका जवाब कैसे दे सकता है। बेटा, मेरी मानो तो तुम कल ही ये राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। यदि राजा हमें कारागार में डाल देगा तो कम से कम तुम तो बच जाओगे, और यदि तुम भी हमारे साथ कारागार में डाले जाओगे तो ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी होगी कि मेरा पुत्र बाहर सही सलामत है। लेकिन पिताजी, मैं आपको अकेले छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? नहीं पुत्र, तुम जिद मत करो, कल सुबह तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना है। सुबह होते ही मंत्री अपने बेटे को भेजने के लिए तैयारी कर लेता है। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुम ध्यान से जाना, यदि कोई तुम्हारा परिचय पूछे तो उसे अपना सही परिचय मत देना। इतना बोलकर राजवीर वहां से निकल पड़ता है। राजवीर चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल जाता है, तो रास्ते में उसे एक नदी पड़ती है। अरे, सामने तो नदी है, अब इसे पार कैसे करूं? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता कि ये नदी कहाँ पर गहरी है और कहाँ पर गहरी नहीं है। कहीं मैं गहरी पानी में चला गया तो मैं डूब जाऊंगा। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर बैठकर किसी पथिक का इंतजार करता हूँ जो इस नदी को भाली भांति जानता हो। मैं उसी के साथ ही इस नदी को पार कर जाऊंगा। इतना सोचकर राजवीर वहीं नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो मुझे अधिक भिक्षा मिल गई है। इतनी भिक्षा तो मुझे कभी नहीं मिली थी। अरे, ये लड़का कौन है और इस पेड़ के नीचे बैठकर ये क्या कर रहा है? चलो उसके पास चलकर पूछता हूँ। अरे बेटा, क्या बात है?
आप कौन हैं और इस नदी के किनारे क्यों बैठे हैं? अरे पंडित जी, मैं एक अजनबी हूँ। मैं इस नदी को पार करना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि ये नदी कहाँ पर गहरी है और कहाँ पर गहरी नहीं है। इसीलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति का राह देख रहा था जिसे इस नदी के बारे में अच्छी तरह पता हो, जिसके साथ मैं इस नदी को पार कर सकूं। अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं इस नदी को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें भी नदी पार करवा देता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण अपनी धोती को ऊपर उठाता है और नदी के पानी में उतर जाता है। पीछे से राजवीर भी पानी में उतरने के लिए आगे बढ़ता है। अरे बेटा, तुम भी अपनी धोती को ऊपर चढ़ा लो। नहीं नहीं पंडित जी, मैं ऐसे ही नदी में उतरूंगा। ये बात सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर राजवीर ऐसे ही नदी में उतर जाता है। धीरे धीरे वह दोनों नदी को पार कर जाते हैं। वैसे बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूँ। पंडित जी, मैं 100 मील दूर से चलकर आ रहा हूँ। बेटा, तो फिर तुम्हें बहुत जोर की भूख भी लगी होगी। हाँ हाँ, भूख तो लगी है, लेकिन इस जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। वहाँ कुछ खाना पीना खा पी लेना, फिर आराम से चले जाना। दोनों चलते चलते जल्दी ही ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम पद्मा था। अरे बेटी, जरा इन्हें पानी वानी पिलाओ, मैं अभी दुकान से कुछ मिठाई ले आता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। तभी पद्मा एक घड़े में पानी भरकर लाती है। यह लीजिए, पानी पी लीजिए। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये घड़ा कच्चा है या पक्का है? यह घड़ा भी कच्चा है। यदि घड़ा कच्चा है तो मैं आपके हाथ का पानी नहीं पी सकता। उन दोनों की यह बात ब्राह्मण सुन लेता है। अरे दुष्ट, मैं तुझे एक मुसाफिर समझकर यहाँ बुला कर ले आया और तू मेरी बेटी से अनर्गल बातें कर रहा है। चल निकल यहाँ से। इतना सुनते ही राजवीर वहाँ से उठता है और चला जाता है। अरे पिताजी ने ये क्या किया? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो बहुत बुद्धिमान लगता है। काश कि मेरा विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो जाता तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। अरे पिताजी, मैं कुछ बाजार से मंगवाना चाहती हूँ, जरा आप बाजार को चले जाइए। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हारे लिए बाजार से ले आता हूँ। पिताजी, यह लीजिए 4 रुपए, इसमें से 1 रुपए की प्यारी ले आना और 1 रुपए का प्यारा ले आना और 1 रुपए की ऐसी चीज लाना जो अंदर से टाइट हो और बाहर से नरम, और 1 रुपए की ऐसी चीज लाना जो बाहर से टाइट हो और अंदर से नरम हो। अच्छा ठीक है बेटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ब्राह्मण चलते चलते जल्दी ही बाजार में पहुंच जाता है। आइए आइए पंडित जी, बोलिए आपको क्या चाहिए? अरे भाई, ये लीजिए 4 रुपए। आप मुझे 1 रुपए की प्यारी दे दीजिए और 1 रुपए का प्यारा दे दीजिए और 1 रुपए का दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से टाइट, और 1 रुपए का दीजिए जो बाहर से टाइट हो और अंदर से नरम। क्या? अरे आप कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, मैं वही कहना चाहता हूँ जो आपने सुना है
ये सामान मेरी बेटी ने मुझसे मंगवाया है, मैं वही लेने आया हूँ। लेकिन पंडित जी, ये प्यारी प्यारा, अंदर से टाइट बाहर से नरम, ये सब क्या है? यह पकड़िए पंडित जी अपने पैसे, यह सब कुछ मेरे पास नहीं है। ब्राह्मण पैसे लेकर दूसरी दुकान पर जाता है और उससे भी यही बात बोलता है। अरे पंडित जी, आप पागल तो नहीं हो गए? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से बताइए, आपको क्या चाहिए? इसी प्रकार ब्राह्मण पूरी बाजार छान मारता है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसकी बताई हुई वस्तुओं को नहीं दे पाता। तभी उधर से राजवीर आ जाता है। अरे ब्राह्मण, तू सटिया गया है क्या? तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर नीला कर दूंगा। अरे भाई, क्या बात है? आप इनसे इस प्रकार बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई देखिए ना, ये ब्राह्मण मुझे 4 रुपए दे रहा है और मुझसे 1 रुपए की प्यारी मांग रहा है और 1 रुपए का प्यारा मांग रहा है और 1 रुपए का मांग रहा है जो अंदर से नरम हो और बाहर से टाइट, और 1 रुपए का मांग रहा है जो अंदर से टाइट हो और बाहर से नरम। अब आप ही बताइए, मैं इसे क्या दूं? अरे भाई, आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ इन्हें क्या चाहिए। आप इन्हें 1 रुपए की नाखूनी दे दीजिए, जिसे स्त्रियाँ अपने नाखूनों पर लगाती है। ये नाखूनी औरतों की बहुत प्यारी होती है। और 1 रुपए का इन्हें सिंदूर दे दीजिए, क्योंकि सिंदूर स्त्रियों का अत्यधिक प्यारा होता है। ये हो गया प्यारी प्यारा। अब आप इन्हें 1 रुपए का कच्चा नारियल दे दीजिए, जो बाहर से टाइट और अंदर से नरम होता है। और 1 रुपए का इन्हें छुहारा दे दीजिए, जो बाहर से नरम और अंदर से टाइट होते हैं। अरे भाई, तो इन्हें साफ साफ बोलना चाहिए ना। दुकानदार तुरंत ही ये सारी चीजें एक थैले में डालकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण तुरंत ही थैला लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे बेटी, आज तो मैं मरते मरते बचा। वो कैसे पिताजी? आप तो एकदम ठीक हैं। बेटी, तुमने जो सामान मंगवाया था, उसी के चक्कर में मैं पीटते पीटते बचा। शुक्र है इस इंसान का जिसने मुझे बचा लिया और मैं ये सामान लेकर वापस आ सका। फिर ब्राह्मण सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाता है। बेटी, मुझे तो लगता है वो आदमी बहुत बुद्धिमान है। हाँ हाँ पिताजी, आपने एकदम ठीक कहा। वह आदमी कोई साधारण नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान है। लेकिन बेटी, यदि वो इतना ही बुद्धिमान है, तो फिर जब मैं नदी पार करने वाला था, तो मैं अपने धोती को ऊपर उठा लिया था, ताकि मेरी धोती भीगे ना और गंदी भी ना हो। लेकिन जब मैंने उस युवक को धोती ऊपर उठाने को कहा, तो उसने धोती ऊपर उठाने को मना कर दिया। वो धोती को ऊपर उठाए बिना ही नदी में घुस गया। अरे पिताजी, उन्होंने धोती ऊपर इसलिए नहीं उठाई होगी क्योंकि दरिया में अनेक प्रकार के जहरीले जीव होते हैं। यदि कोई जहरीला जीव उनके शरीर पर काट लेता तो अनर्थ हो जाता। यदि ऐसे कोई जीव उनको काटने की कोशिश करता तो वह कपड़े पर ही रह जाता। हाँ हाँ बेटी, तुम एकदम ठीक कहती हो। लेकिन बेटी, जब ये व्यक्ति यहाँ आया था, तो वो तुमसे खड़ा कच्चा और पक्का क्यों पूछ रहा था? पिताजी, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अभी तक मैं कुंवारी हूँ या विवाहित हूँ। जब मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कुंवारी हूँ, तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया था। अरे वाह बेटी, तो इसका मतलब ये युवक बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन बेटी, तुम भी कम बुद्धिमान नहीं हो। अच्छा बेटी, यदि मैं तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति के साथ करवा दूं, तो कैसा रहेगा? पिताजी, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
वह भी इतने बुद्धिमान है और मैं भी, तो हम दोनों अपने जीवन के प्रत्येक सपनों को साकार कर सकते हैं। तो फिर ठीक है बेटी, मैं अभी उस युवक को बुलाकर ले आता हूँ। ब्राह्मण जल्दी से वहीं पर जाता है जहाँ पर राजवीर मिला था, लेकिन राजवीर अब वहाँ से जा चुका था। अरे भाई, वो युवक कहाँ गया जिसने आपको ये सामान बताया था? पंडित जी, वो व्यक्ति तो इस ओर को चला गया था। ब्राह्मण जल्दी से उसी ओर जाता है तो देखता है राजवीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? अरे पंडित जी, आपने तो हमें घर से भगा दिया था, तो क्या करूं, इसी पेड़ के नीचे ही बैठ गया। अरे बेटा, तुम यहाँ मत बैठो, चलो हमारे साथ मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं पंडित जी, और कुछ भी कहो, पर मुझे घर चलने को मत कहो। एक बार गया था तो मेरा तिरस्कार कर मुझे भगा दिया। अगर इस बार चला गया तो आप मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं तुम्हें कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरी बेटी ने बुलाया है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजवीर समझ जाता है कि वह लड़की उसे क्यों बुला रही है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। इतना कहकर राजवीर और वह ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आप मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? सुंदरी, मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें रखूंगा कहाँ? मैं खुद बेघर हूँ और इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं भला तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? लेकिन आपका कोई तो घर होगा जहाँ आप रहते थे। फिर राजवीर अपनी सारी कहानी उस लड़की को सुनाता है। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाए? महाराज का सवाल ये है कि मछली जल के अंदर रहती है, लेकिन वो पानी कब पीती है? ये सवाल सुनकर पद्मा भी हैरान रह जाती है। वह समझ जाती है कि जो राजा इस सवाल को पूछ रहा है वह एक मूर्ख है। अरे आप इतना घबराते क्यों हैं? मैं जानती हूँ इसका जवाब क्या है। पद्मा की यह बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर उन दोनों का बड़े ही धूमधाम से विवाह हो जाता है। अच्छा पिताजी, अब मैं अपने राज्य वापस लौटना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे पिता किस हाल में होंगे। अच्छा, ठीक है बेटा, आप दोनों ध्यान से जाना। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते जल्दी ही अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। उन दोनों को देखकर मंत्री हैरान हो जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? और तुम्हारे साथ ये कौन है? पिताजी, ये आपकी बहू है। फिर राजवीर सारी कहानी अपने पिता को बताता है। लेकिन बेटी, इस सवाल का जवाब तो कुछ
हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती हो? पिताजी, आप चिंता न करिए। आप राजा के पास जाइए और कह दीजिए कि आपके सवाल का जवाब मेरी बहू देगी। लेकिन मेरी बहू की एक शर्त है। जब राजा शर्त पूछे तो कह देना, मेरी बहू जवाब देने से एक दिन पहले आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। पद्मा की यह बात सुनकर मंत्री राज दरबार में जाता है और राजा को सारी बात बताता है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? महाराज, मेरी बहू सवाल का जवाब देने से एक दिन पहले आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। बस इतनी सी बात? चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बहू की शर्त मंजूर है। अगले ही दिन पद्मा मंत्री के साथ राजमहल जाती है और मंत्री के साथ पूरे राजमहल में घूमती है। पद्मा घूमते घूमते राजा के अस्तबल की तरफ पहुंच जाती है, जहां राजा के घोड़े बांधे जाते थे। अस्तबल की देखरेख एक रामलाल नाम का व्यक्ति करता था। पिताजी, ये व्यक्ति कौन है? बेटी, ये राजा का बहुत ही वफादार नौकर रामलाल है। यही अस्तबल की देखरेख करता है। पद्मा अस्तबल की तरफ घूम ही रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आभूषण पर पड़ती है। पद्मा चुपचाप उस आभूषण को उठा लेती है। पिताजी, क्या राजा की कोई पुत्री भी है? नहीं बेटी, राजा की तो ना ही कोई पुत्री है और ना ही कोई पुत्र है। राजा तो निसंतान है। लेकिन बेटी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। बोलिए मंत्री जी, क्या आपकी बहू ने मेरा पूरा राजमहल देख लिया? हाँ हाँ महाराज, मैंने आपका सारा राजमहल देख लिया। तो बताओ फिर, मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कल दूंगी। कल तक आपको जिसको इस सवाल का जवाब सुनवाना है उसे बुला लीजिए। महारानी जी, मैंने सुना है कि महाराज के सवाल का जवाब मंत्री की बहू देगी। अरे आप भी ना, कहाँ उस मूर्ख राजा के मूर्ख सवालों को बताकर इतनी सुनहरी रात को बर्बाद कर रहे हो। तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? महारानी उस नौकर रामलाल के साथ प्रेम करती थी, इसीलिए रामलाल उसका प्रेमी था। सुबह होते ही राज दरबार में सभी लोग जमा होते हैं। पद्मा भी अपने पति राजवीर तथा अपने ससुर के साथ राज्यसभा में उपस्थित होती है। महाराज, क्या राज्यसभा में सभी लोग आ चुके हैं? हाँ हाँ, राज्यसभा में सभी लोग आ चुके हैं। लेकिन महाराज, महारानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ महाराज, महारानी जी को भी बुला लीजिए। वो भी इस सवाल का जवाब सुन लेंगी। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। अरे सैनिकों, जाओ और महारानी को कह दो कि राजा साहब का उस सवाल का जवाब सुनने के लिए तुम्हें भी बुला रहे हैं। महारानी जी, आपको महाराज बुला रहे हैं। आप भी चलकर उस सवाल का जवाब सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अरे दासी, तुम जाओ और रामलाल को बुलाकर ले आओ। दासी तुरंत जाती है और रामलाल को बुलाकर ले आती है। दासी, अब तुम जा सकती हो। इतना सुनकर दासी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है महारानी जी, आपने हमें क्यों बुलाया है?
अरे सुनो ना, महाराज मुझे राज दरबार में बुला रही हैं। तो महारानी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चली जाइए। लेकिन रामलाल, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो, मेरी साड़ी और गहने पहन लो और लंबा सा घूंघट कर लो और राजा के पास चुपचाप जाकर बैठ जाना। लेकिन महारानी जी, मैं कैसे बैठ पाऊंगा वहाँ पर? अरे आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं करना, बस तुम्हें वहाँ जाकर बैठना है और उस सवाल का जवाब सुनकर वापस लौट कर आना है। मजबूरन रामलाल को साड़ी पहनना पड़ता है। साड़ी पहनकर रामलाल लंबा सा घूंघट मारकर दरबार में पहुंच जाता है और राजा के बगल में जाकर बैठ जाता है। अरे ये क्या, महारानी जी इतना लंबा घूंघट क्यों मार रही हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? महाराज, महारानी जी तो आ गई हैं, अब और कोई तो नहीं बचा है। नहीं नहीं, अब कोई भी शेष नहीं है। चलो अब सवाल का जवाब बताओ। महाराज, अभी भी एक आदमी शेष है जिसका नाम रामलाल है। अरे हाँ, मैं तो रामलाल को भूल ही गया। अरे सैनिकों, तुम जल्दी से जाओ और रामलाल को भी बुला कर ले आओ। सैनिक तुरंत ही जाकर देखते हैं तो अस्तबल में कोई भी नहीं होता है। महाराज, रामलाल तो अस्तबल में नहीं है। मुझे लगता है रामलाल घोड़ों के लिए घास लेने गया होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यदि वो नहीं है तो कोई बात नहीं। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? महाराज, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप इस राज्य के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। इस नाते से आप सबसे बड़े हैं यहाँ पर और आपकी ये सारी प्रजा आपके बच्चे के समान है और आप इस प्रजा के पिता हैं। हाँ हाँ पद्मा, आप एकदम ठीक कह रही हैं। ये मेरी प्रजा मेरे बच्चे के समान ही है। महाराज, यदि ये प्रजा आपके बच्चे के समान है तो महारानी जी ये घूंघट किसे मार रही हैं? महारानी जी से कहिए अपना घूंघट उतार दें, यहाँ पर तो उनके सभी बच्चे हैं। अरे हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी महारानी जी का घूंघट उतारवा देता हूँ। महारानी जी, आप घूंघट किसे मार रही हैं? यहाँ पर तो सभी आपके पुत्र ही हैं। चलो अपना घूंघट उतार दो। राजा के कई बार बोलने पर जब घूंघट नहीं उतरा तो राजा को बहुत क्रोध आया। अरे महारानी, तुम मेरी बात की कोई लाज नहीं रख रही हो। अब तो तुम्हारा घूंघट मुझे ही खोलना पड़े। इतना कहकर राजा घूंघट उठा देता है तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा का मुख तो खुला का खुला ही रह जाता है। महाराज, क्या अब भी आपको अपने सवाल का जवाब जानना है? जब आप अपने घर में ही रहकर अपनी पत्नी के बारे में नहीं जान पाए कि आपकी पत्नी कब और कहाँ पानी पीती है, तो भला कोई व्यक्ति इस मछली के बारे में कैसे बता सकता है कि वह पानी कब पीती है? मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही गलत था जो आपसे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहा था। सैनिकों, इनमें जिस जिस को भी बंदी बनाया है उन सभी को आजाद कर दो और इस रामलाल के साथ साथ महारानी को भी फांसी पर चढ़ा दो।